पामिस्ट्री, मिस्ट्री लाइज इन पाम। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसके हाथ की लकीरों में जान होती है, उसी की इस दुनिया में पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखाएं क्या होती हैं और इसका आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। दरअसल पामिस्ट्री में हाथ की रेखाओं को डीपली स्टडी किया जाता है, क्योंकि हाथों में बनी हुई ये रेखाएं आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बयान करती हैं और इन रेखाओं की जांच करके किसी भी इंसान के पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट और इसके अलावा जीवन के कई दूसरे पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। दोस्तों, हमारी हथेली में समय समय पर कई रेखाएं बदलती रहती हैं, जबकि कुछ खास रेखाएं ऐसी भी हैं जिनमें ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते, यानी जन्म से वो जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। और इन जरूरी रेखाओं में लाइफलाइन, हार्ट लाइन, ब्रेसलेट, सन लाइन, मैरिज लाइन जैसी अन्य लाइंस भी शामिल हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हमारे हाथों में कई छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनी हैं, जिनकी वजह से हथेली में कई निशान पैदा होते हैं। पामिस्ट्री के मुताबिक हाथ का भी वैसा ही एक मैप होता है जैसा किसी एक देश का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने हाथों में नदियां या पहाड़ नजर आएंगे, बल्कि ये जितनी डिटेलिंग किसी कंट्री के मैप में होती है, वैसी ही डिटेलिंग हमारे हाथ में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले उठाव को गुरु पर्वत कहते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से नाम होते हैं, जैसे कई लोगों की हथेलियों में अलग अलग स्थान पर क्रॉस का सिंबल बना होता है, जो कि आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहता है। यानी कि इस सिंबल के कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह सिंबल आपके लव अफेयर्स के बारे में क्या कहता है। वैसे तो हथेली पर क्रॉस के चिन्ह का बनना मोस्टली लकी नहीं होता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि अगर किसी इंसान के हाथ में बृहस्पति यानी गुरु पर्वत पर क्रॉस का सिंबल बना होता है तो ये बहुत लकी माना जाता है और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ और लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। यानी कि ऐसे लोगों को एक समझदार लाइफ पार्टनर भी मिलता है। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग भी ये सुनते सुनते ही अपनी हथेली में क्रॉस का सिंबल ढूंढने लगे होंगे। तो आपको ये सिंबल मिला या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह अगर किसी की इंडेक्स फिंगर के पास क्रॉस का सिंबल बना हो तो पामिस्ट्री के मुताबिक ऐसे इंसान बहुत कम एज में ही गहरे प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन ये प्यार ज्यादा लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहता। वहीं कुछ लोगों की हथेली में गुरु पर्वत के मिडिल प्लेस में क्रॉस का चिन्ह बना हो तो ये लोग अपने मिडिल एज में आकर प्यार में पड़ते हैं और इन लोगों में मेच्योरिटी आ जाने की वजह से इनका प्यार भी लंबे टाइम तक चलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस क्रॉस के निशान की प्लेसिंग से ही लाइफ में कितना बदलाव आ जाता है। और ये तो पामिस्ट्री की लंबी किताब में से मैंने आपके सामने बस एक छोटा सा किस्सा ही रखा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब जानते हैं पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें क्रॉस का निशान हार्मफुल साबित हो सकता है। जैसे अगर किसी इंसान के हाथ में क्रॉस का निशान हार्ट लाइन को काट रहा हो तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में मुश्किल सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। और पामिस्ट्री के मुताबिक किसी के हाथ में अगर सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेसिव फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ सकता है। खैर चलिए अब क्रॉस के निशान से कुछ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ मिनट्स पहले मैंने आपके सामने हमारी हथेली में प्रेजेंट कुछ लाइंस का जिक्र किया था। लोग अक्सर कह देते हैं कि लाइन ही तो है, इससे लाइफ में क्या फर्क पड़ता होगा। लेकिन सच ये है कि सिर्फ फर्क नहीं बल्कि बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि हमारी मैरिज लाइन सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर के नीचे वाले भाग पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है और छोटी उंगली के इस नीचे वाले भाग को बुद्ध पर्वत भी कहते हैं। ये मैरिज लाइन एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो कि लव अफेयर्स के नंबर्स की ओर इशारा करती है। साथ ही ये लाइंस ये भी बताती हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। यानी कि अगर मैरिज लाइफ नीचे की तरफ बहुत ज्यादा झुकी हुई हो तो मैरिज लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर किसी लड़की के हाथ में मैरिज लाइन के शुरू में द्वीप चिन्ह यानी आइलैंड साइन हो तो उसकी शादी में किसी धोखे के होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और सबसे जरूरी बात, अगर मैरिज लाइन के बाद भी कोई रेखा बन रही है तो इसका मतलब आपका शादी के बाद भी अफेयर चल सकता है। लेकिन मैरिज लाइन अगर टूटी हो या कटी हो तो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी होती है।
और इस सिचुएशन में दूसरी शादी भी हो सकती है। सुना आपने कि हमारे हाथों की हथेलियों में कितने सारे राज छुपे हुए हैं? और ये तो बस शुरुआत है। अभी पामिस्ट्री के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप भी हाथ की इन लकीरों को सीखकर और समझकर अपना भाग्य जान सकते हैं। तो सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। कीरो। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत तो कभी ना कभी हुई होती है और जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी व्यक्ति ने उसे शुरू किया होगा और शुरुआत करने वाला मशहूर भी हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पैदा करने वाले से ज्यादा वैल्यू पालने वाले को मिलती है। ऐसा ही पामिस्ट्री के साथ भी हुआ। आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करेंगे और वो शख्स है पामिस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़ा नाम, यानी कि महान एस्ट्रोलॉजर कीरो। इंडिया में हस्तरेखा पर ज्यादातर किताबें कीरो ने ही लिखी है और कीरो ने ही पहली बार साइंटिफिक मेथड से फ्यूचर कैलकुलेट करना शुरू किया था। और यह भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्रीक भाषा में कीरो का मतलब होता है हाथ। लेकिन तब कीरो को कहां पता था कि एक दिन उनके नाम का मतलब ही उनकी लाइफ बनकर रह जाएगा। दोस्तों, अगर हम कीरो महाराज के इतिहास की बात करें तो हस्तरेखा के विद्वान कीरो इंग्लैंड के एक पंडित थे और उन्होंने इंडिया के पार्टीशन की भविष्यवाणी की थी। वही हाथ देखने की कला के चलते कीरो औरतों के बीच भी काफी पॉपुलर हुए और इस वजह से कई बार मुश्किल में भी पड़े। लेकिन हाँ, कीरो जैसे फ्यूचर बताने वालों ने दुनिया को अपनी ओर जरूर अट्रैक्ट किया। इसलिए आज विलियम जॉन वार्नर हैमॉन उर्फ कीरो को दुनिया के पॉपुलर पामिस्ट के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, 1 नवंबर 1866 को डबलिन आयरलैंड में जन्मे वार्नर को यह विद्या भारत से मिली थी। हाँ, चौंकिए मत, आपने सही सुना, भारत से। वैसे वार्नर के पिता तो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन फिर ज्योतिष में यकीन करने वाली उनकी मां ने उन्हें एक किताब पढ़ने को दी जिसने उनके जहन में उथल पुथल मचा दी। उसके बाद जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने पामिस्ट्री पर अपना पहला लेख लिखा और जब उनके पिता को इस बारे में पता चला तो वो नाराज हुए और उन्हें पढ़ने के लिए किसी दूसरी जगह भेज दिया गया। लेकिन वहां न जाकर वो अपने घर से भागकर इंडिया के बॉम्बे शहर चले आए। फिर कीरो 3 साल इंडिया में रहे और यहां महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण फैमिली से उन्होंने हस्तरेखा को और सिस्टमैटिकली पढ़ना और समझना सीखा। जिसके बाद अब इंग्लैंड पहुंचकर कीरो ने लोगों के हाथ देखकर उनके फ्यूचर के बारे में बताना शुरू कर दिया और इंग्लैंड की ऑर्थर जेम्स बेल्फोर का हाथ देखकर जल्द ही उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उसके बाद फेमस लेखक ऑस्कर वाइल्ड को उन्होंने अपने तौर तरीके न सुधारने पर बदनाम होने का डर बताया था और 7 साल बाद होमोसेक्सुअलिटी के आदत के चलते ऑस्कर वाइल्ड की बहुत बदनामी हुई। इसी तरह कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनसे कीरो इंग्लैंड में पॉपुलर हो चुके थे। बस फिर क्या था, हर इंसान उन्हें अपना और अपनी फैमिली के लोगों का हाथ देखने के लिए बुलाता और मुंह मांगे दाम भी देता और अब इंग्लैंड में वो कीरो द पामिस्ट के नाम से पहचाने जाने लगे थे। दोस्तों, कीरो इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने लगभग 6000 लोगों के हाथ देख डाले और इतना बिजी होने की वजह से वो बीमार पड़ गए। फिर 3 महीने बिस्तर पर बिताने के बाद वो अमेरिका घूमने गए। वहां उन्होंने किसी कातिल का हाथ देखा जिसे मौत की सजा मिली थी। हाथ देखकर कीरो ने कहा कि वो बच जाएगा और ऐसा ही हुआ। दरअसल उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और इस घटना ने उन्हें अमेरिका में भी पॉपुलर कर दिया। दोस्तों, कीरो ने अपने बारे में भविष्यवाणी की थी कि उनकी शादी ज्यादा उम्र में होगी और ये रियलिटी है कि उनके लव अफेयर्स तो खूब रहे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फेमस महिला जासूस माता हारी से भी उनके संबंध थे। यूरोपियन, अमेरिकन और एशियन फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप्स के चलते उन्हें कई देशों के टूर भी करने पड़ते थे और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी उम्र के ढलान पर शादी की। इसी तरह अगर उनकी कुछ और भविष्यवाणियों की बात करें जो सच साबित हुई तो इनमें 1911 में कीरो ने इंग्लैंड के लेखक और एडिटर विलियम स्ट्रीट को पानी की यात्रा से वॉर्न किया था, लेकिन उन्होंने कीरो की बात नहीं मानी और अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज से यात्रा करने का फैसला किया। फिर 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया। इसी तरह पर्शिया के शाह के वजीर को कीरो ने वॉर्न किया था कि पेरिस में उनकी हत्या हो सकती है। वजीर ने वहां सावधानी बरतते हुए सिक्योरिटी रखी और वाकई में उन पर पेरिस में हमला हुआ पर शाह की जान बच गई। ऐसे ही बेल्जियम और इंग्लैंड के शासक कीरो की भविष्यवाणी के मुताबिक ही काम करते थे। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तो कीरो पर इतना डिपेंडेंट थे कि अपनी राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन की तारीख भी
दोनों ने कीरो से निकलवाई। सिर्फ यही नहीं, पंडित कीरो को अपना हाथ दिखाने वालों में मार्क ट्वेन, ग्रोवर क्लीवलैंड, विलियम ग्लैडस्टोन, मैक्स म्यूलर के अलावा ब्रिटेन के कई नेता और कई हॉलीवुड की हस्तियां भी शामिल थी। और तो और 19th सेंचुरी में अमेरिकी सिविल वॉर के हीरो रॉबर्ट इंगरसोल ने तो ये तक कह दिया था कि वो बेशक खुदा, इंसान और शैतान में यकीन करे ना करे, लेकिन कीरो की बात पर उन्हें हमेशा यकीन रहेगा। तो इस तरह से कीरो के सपोर्टर्स द्वारा उनकी भविष्यवाणियों में ग्लोबल इवेंट्स के पहले से ही बताने का दावा किया जाता रहा है, जैसे बोअर वॉर और पहले वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी। उन्होंने हॉलीवुड में अपने आखिरी साल बिताए। एक दिन में 20 से ज्यादा कस्टमर्स को देखा और 1936 में दिल का दौरा पड़ने के बाद अपनी डेथ से पहले कुछ स्क्रीन प्लेज भी लिखे। उनकी पत्नी के मुताबिक अपनी मौत की भविष्यवाणी भी उन्होंने एक दिन पहले ही कर दी थी। दरअसल उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि कल वो दिन के कौन से घंटे के बाद दुनिया छोड़ जाएंगे। जी हाँ, वो नर्स जो उस वक्त उनकी देखरेख कर रही थी, उसने भी ये बयान दिया कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके कमरे के बाहर दीवार पर टंगी घड़ी की घंटे वाली सुई ने 1 बजे भी 3 बार घंटा बजाया था। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एपिसोड में हम बड़ी हस्तरेखा देखने का तरीका जानेंगे। तब तक सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। लाइन्स, माउंटेन्स एंड अजम्पशंस। दोस्तों, किसी भी इंसान का बिहेवियर उसके घर, फैमिली या समाज से इफेक्ट होता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कोई इंसान बचपन से देखता और सीखता है, वैसा ही वो बनता चला जाता है। लेकिन फिर भी क्यों वो अपनी फैमिली या आसपास के लोगों से थोड़ा अलग होता है? और क्या आप जानते हैं कि आपके मूड का एक बड़ा हिस्सा आपके हाथों की रेखाओं से जुड़ा होता है? आइए जानते हैं कैसे। पामिस्ट्री के तहत हाथ की रेखा के बेसिस पर पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है और हाथ की उंगलियों की बनावट इंसान की फील्ड और बिहेवियर का एनालिसिस करने में हेल्पफुल साबित होती है। दरअसल हमारी हथेली में मुख्य रूप से 7 बड़ी और 7 छोटी रेखाएं होती हैं और इन 7 बड़ी रेखाओं के नाम लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन, फेट लाइन, सन लाइन, हेल्थ लाइन और वीनस रिंग है, जिसमें मेजर लाइंस हार्ट लाइन, फेट लाइन और ब्रेन लाइन है। इसके अलावा 7 छोटी रेखाएं भी हैं, जिनमें मास लाइन, मून लाइन, मैरिज लाइन और बैड लाइन के अलावा बाकी की 3 ब्रेसलेट लाइंस होती हैं, जो कि हथेली की जड़ और हाथ की कलाई पर होती है। इन लाइंस के बेसिस पर आप किसी भी इंसान के मैरिज लाइफ, उसके दिमाग की दशा, बच्चे और एज के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हार्ट लाइन की। हमारे हाथों की रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे से निकलकर इंडेक्स फिंगर के सेंटर तक जाती है, जो कि इंसान के मूड, इमोशंस, सोशल बिहेवियर, लाइकिंग और डिसलाइकिंग की तरफ पॉइंट करती है। ये रेखा जितनी लंबी होती है, इंसान उतना ही सिंपल, पॉपुलर और सॉफ्ट स्पोकन होता है, जीवन में रेस्पेक्ट और रेपुटेशन हासिल करता है। वही जिन लोगों की हार्ट लाइन छोटी होती है, वो चिड़चिड़े, सस्पिशियस और डिससेटिस्फैक्शन से भरे होते हैं। ऐसे इंसान की सोच छोटी होती है, ये किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते और इस तरह के लोगों का नेचर क्रूअल होता है। चलिए बात करते हैं ब्रेन लाइंस की। ये हाथ की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इस रेखा की शुरुआत इंडेक्स फिंगर के नीचे से होती हुई बाहर के किनारे की ओर बढ़ती जाती है। ब्रेन लाइन शुरू में लाइफ लाइन से जुड़ी होती है। ये रेखा कभी सीधी तो कभी नीचे की तरफ होती है और जिस इंसान की ब्रेन लाइन जितनी ज्यादा लंबी होती है, वो इंसान उतना ही ज्यादा काम और कंपोज्ड किस्म का होता है। इस तरह के लोग किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करते हैं और मेमोरी का अच्छा होना, हर एक काम को सोच समझ कर करना और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में दिलचस्पी रखना, ऐसी कुछ क्वालिटीज इन लोगों में होती हैं। इसके ऑपोजिट छोटी ब्रेन लाइन वाले लोग मेहनत से ज्यादा किस्मत पर विश्वास करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अब देखिए कि आपकी ब्रेन लाइन लंबी है या छोटी। इसके बाद चलिए अगली लाइन यानी कि फेट लाइन की बात करते हैं, जो मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में से होकर नीचे हथेली की ओर जाती है। यह लाइन हर एक इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन फेट लाइन जितनी ज्यादा साफ सुथरी होती है, इंसान की लाइन उतनी ही ईजी होती है और वो इंसान भी लकी होता है। वहीं जिन इंसानों के हाथ में यह लाइन ठीक से नजर नहीं आती या टूटी हुई होती है, उन्हें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है और जिनके हाथ में यह लाइन नहीं होती, वो लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। और अगर ये लाइन हथेली के नीचे से होकर जाती है तो फैमिली की हेल्प से किस्मत अच्छी होती है, और ऐसे ही अगर ये लाइन चंद्र फील्ड यानी कि ल्यूमर फील्ड से होकर जाती है तो वो लोग लाइफ में दूसरों के सपोर्ट और एनकरेजमेंट से आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मैरिज लाइन क्या है। हमारी छोटी उंगली
यानी कनिष्ठा के नीचे वाले हिस्से में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जो हार्ट लाइन के पैरेलल होती हैं। इसे प्रेम रेखा भी कहते हैं। और इस लाइन की संख्या के बेसिस पर ही उस इंसान के लव अफेयर्स होते हैं। जैसे कि मैरिज लाइन टूटी या कटी होने पर विवाह में मतभेद की गुंजाइश होती है, वहीं हथेली में मैरिज लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो या पहुंच गई हो तो उसकी शादी रिच और प्रॉस्परस फैमिली में होती है। अगर दोनों के हाथों में मैरिज लाइन एक जैसी हो तो दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही खुशहाल होती है और बैलेंस बना रहता है। साथ ही ये रेखाएं जितनी साफ होती हैं, इंसान रिश्तों को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसके बाद अगली लाइन है संतान रेखा यानी कि चाइल्ड लाइन। संतान की रेखा मैरिज लाइन के आखिर में ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है। मैरिज लाइन पर खड़ी और सीधी रेखा बेटा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा बेटी का सिग्नल देती है। तो जिसकी संतान रेखा जितनी ज्यादा साफ और उभरी हुई होती है, उसे बच्चों से उतना ही ज्यादा प्रेम और सुख मिलता है। इसी वजह से हमें अक्सर किसी एक संतान से ज्यादा लगाव होता है और कंपैरेटिवली उसी संतान से बाकी की संतानों से ज्यादा सुख मिलता है। अब बात करते हैं विद्या रेखा यानी लर्निंग लाइन। इस रेखा की शुरुआत रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच से होती है। ये रेखा रिंग फिंगर उंगली की ओर झुकी हुई होती है और जिन लोगों के हाथ में ये रेखा होती है वो गरीब होने के बाद भी अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, साथ ही बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की हथेली में विद्या रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो वो इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। अब विद्या रेखा के बाद आती है यात्रा रेखा यानी ट्रैवल लाइन, जो कि हमारी हथेली पर 3 स्थानों पर दिखाई देती है। सबसे पहला चंद्रफील्ड पर, दूसरा ब्रेसलेट से शुरू होकर ऊपर को जाती हुई और तीसरा लाइफलाइन से होते हुए निकलने वाली और उसी के सहारे चलने वाली। ये रेखाएं यात्रा रेखा होती है। यानी कि अगर ये रेखा ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है तो हमारी ट्रैवल लाइफ में ग्रोथ होती है। तो अब कुछ और जरूरी लाइंस की बात करें तो इनमें सबसे पहले है हेल्थ लाइन, जो कि सबसे छोटी उंगली कनिष्का से शुरू होकर हथेली के नीचे की ओर जाती हुई लगती है। ये रेखा जितनी ज्यादा साफ होती है, इंसान की हेल्थ उतनी ही ज्यादा एक्सीलेंट होती है। फिर आती है सन लाइन। ये रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर रिंग फिंगर तक आती है। सन लाइन वाला इंसान सेल्फ रेस्पेक्टिंग, निडर, स्ट्रांग विल वाला होता है। साथ ही ये लीडरशिप वाले लोग होते हैं और जीवन में हार नहीं मानते। इसके बाद है वीनस रिंग। ये रेखा कनिष्का और रिंग फिंगर के मिडिल से शुरू होती है और इंडेक्स रिंग फिंगर के बीच में चांद की शेप लेती है। ये रेखा लग्जरियस, सेंशुअल, खर्चीले और मटेरियलिस्ट लोगों के हाथों में पाई जाती है। वहीं अगर हम मास लाइन की बात करें तो यह रेखा लाइफ लाइन और अंगूठे के बीच में से निकलती है और मंगल पर्वत तक जाती है। यह रेखा जितनी ज्यादा क्लियर होती है, इंसान उतना ही ज्यादा शार्प फिट, गोल्स के लिए कमिटेड और हर एक काम को सोच समझ कर करने वाला होता है। फिर आती है फेट लाइन। यह रेखा मिडिल फिंगर से होकर नीचे ब्रेसलेट तक जाती है। यह रेखा भी इंस्पिरेशनल और प्रोग्रेसिव होती है और ऐसे इंसान व्यवहार कुशल और मिलनसार होते हैं। अब बात करते हैं निकृष्ट रेखा यानी बैड लाइन की। दोस्तों, यह रेखा दुख और कष्टदायी होती है, इसलिए इसे निकृष्ट रेखा कहते हैं। यह मून लाइन की ओर से बढ़ती और हेल्थ लाइन के साथ शुक्र स्थान में एंटर करती है। तो यह थी जानकारी हमारे हाथों की सभी लाइंस के बारे में, और यह जानकारी पामिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है, यानी कि इसके बाद स्टडी और गहरी हो जाती है। अब हम जानेंगे हस्तरेखा से जुड़े कुछ अजम्पशन, जिनमें सबसे पहली अजम्पशन यह है कि पामिस्ट्री के मुताबिक मेल का राइट हैंड और फीमेल का लेफ्ट हैंड ही देखना चाहिए, और मान्यता के मुताबिक हस्तरेखा अर्ली मॉर्निंग में ही देखनी चाहिए। दूसरा अजम्पशन यह है कि एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक दोपहर या रात के समय हाथ की रेखाओं का असेसमेंट नहीं करना चाहिए। तीसरा अजम्पशन कि एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाते टाइम दिमाग ठंडा और मन शांत होना चाहिए, जिससे अंदर की उथल पुथल का असर हथेलियों पर ना पड़े। चौथा है कि खाना खाने या किसी भारी काम को करने के बाद भी हाथ की रेखाएं नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम रैपिड ब्लड फ्लो होने की वजह से रेखाएं साफ नहीं दिखती हैं। बस हमें हथेली पर बनने वाली रेखाओं की जानकारी और उभरे हुए पर्वतों के बारे में मालूम होना चाहिए। और हथेली देखते टाइम आपको सबसे पहले फिंगर्स, अंगूठे और हथेली की बनावट को देखना चाहिए। और अक्सर यह होता है कि एक हाथ को देखकर ही हम फैसला ले लेते हैं कि जिंदगी कैसी होने वाली है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों की रेखाओं और उसकी बनावट के बीच का फर्क समझने की जरूरत है। जैसे अगर लड़की है तो उसका लेफ्ट हैंड देखिए और लड़का है तो उसका राइट हैंड देखिए। इसके साथ साथ हस्तरेखा देखने की शुरुआत में सबसे पहले अंगूठा देखिए, उसके बाद हथेली की कोमलता या हार्डनेस को देखिए। हमेशा याद रखिए कि हाथों की स्टडी आप जितनी गहराई और ध्यान से करेंगे, आपका प्रेडिक्शन उतना ही सटीक और सही होगा। इसी तरह हमारी सेहत में भी कोई भी चीज ऊपर नीचे हो तो वजह ज्यादातर यही होती है कि आपकी डाइट या कसरत में कुछ कमी रही होगी।
लेकिन एक बहुत माइनर सी पॉसिबिलिटी है कि आपके हाथों की रेखाएं भी इसमें एक रोल प्ले कर रही हूं। जी हां, ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। क्या आपको पता है कि कम उम्र में बाल सफेद होने के क्या कारण है? दरअसल शनि ग्रह के असर से हमारे सर के बाल कम होते हैं। जी हां, वैसे तो सिर पर बाल ना हो या कम हो तो लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, लेकिन पामिस्ट्री के मुताबिक सिर पर बाल कम होने की वजह ग्रह और नक्षत्र भी होते हैं। पामिस्ट्री के मुताबिक हथेलियों की बनावट में कुछ पर्वत मौजूद होते हैं। हस्तरेखा में इनका भी स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। माना जाता है कि अगर इंसान का शनि पर्वत उभरा हुआ होता है तो वो बहुत लकी होता है, लेकिन यहां कोई निशान हो तो इंसान को कई समस्याएं होती हैं। पामिस्ट के मुताबिक मिडिल फिंगर उंगली के नीचे शनि पर्वत का स्थान होता है। खास बात यह है कि शनि पर्वत बहुत लकी इंसान के हाथों में ही डेवलप्ड स्टेज में मिलता है। दोस्तों, शनि ग्रह से अफेक्टेड इंसान के फिजिकल फॉर्मेशन को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे इंसान कद में कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, उनका शरीर स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन सिर पर बाल कम होते हैं। लंबे चेहरे पर आत्मविश्वास और संदेह से भरी उनकी गहरी और छोटी आंखें हमेशा उदास रहती हैं। बावजूद इसके अपने एक्साइटमेंट और एंगर को वो छिपा नहीं पाते। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि नौकरी और हस्तरेखा में क्या है कनेक्शन। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। करियर इन जॉब्स एंड बिजनेस। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो हस्तरेखा का यह सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आपकी हथेली में अगर ये रेखाएं हैं तो आपको भी मिल सकती है आपकी मनचाही नौकरी। जी हां, इसीलिए इस एपिसोड को ध्यान से सुनने के बाद चेक करिएगा अपना हाथ। इंसान के हाथ में उसके जीवन का राज छुपा हुआ होता है। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि पामिस्ट्री के मुताबिक इंसान का हाथ देखकर पता लगाया जा सकता है कि उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। वैसे तो हाथ की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन कुछ रेखाएं हमेशा मौजूद रहती हैं और फ्यूचर के बारे में काफी हद तक सटीक सिग्नल देती है। साथ ही इंसान के वर्क स्पेस के बारे में भी बताती है और इनसे भी यह पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान अपनी मनचाही नौकरी करेगा या बिजनेस। दोस्तों, हर इंसान के मन में यह सवाल होता है कि उसके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। तो आज हम यही जानेंगे कि पामिस्ट्री के मुताबिक वो कौन सी रेखाएं और कंडीशंस हैं जो आपको नौकरी मिलने का सिग्नल देती है। दरअसल पामिस्ट्री के मुताबिक जिस इंसान की हथेली में गुरु पर्वत पर कोई सिंबल होता है वो इंसान सरकारी नौकरी पा सकता है। इसके अलावा गुरु पर्वत पर ट्रायंगल सिंबल हो या कोई ऐसी रेखा हो जो फेट लाइन को छूती हुई हो तो ऐसे लोगों को भी मनचाही नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, अगर फेट लाइन लाइफ लाइन को काटे और गुरु शनि पर्वत के बीच से निकले तो ऐसे इंसानों को भी मनचाही नौकरी मिलने के योग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को नौकरी में हाई पोस्ट क्यों मिल जाती है? दरअसल अगर बुध पर्वत, जो कि हथेली की सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है, वहां पर ट्रायंगल बना तो नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा अगर किसी की फेट लाइन से कोई शाखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाती है तो उसे नौकरी में हाई पोस्ट मिलती है। वहीं अगर सन लाइन लाइफ लाइन से निकलकर सूर्य पर्वत तक टेढ़ी मेढ़ी होकर पहुंच जाए तो व्यक्ति को मनचाही नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसे नौकरी में मुश्किलें भी आती है, जैसे बार बार ट्रांसफर होना, अधिकारियों या कलीग से अच्छे संबंध न बनना और भी बहुत कुछ। ऐसे ही क्या आपको पता है कि अगर हथेली पर कहीं सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का निशान हो तो उसका मतलब क्या है? दरअसल किसी इंसान की हथेली पर सूर्य और शनि पर्वत उभरा हुआ हो या फिर गुरु पर्वत पर कोई वृत्त, त्रिभुज या स्क्वायर या कोई छोटी रेखा फेट लाइन से आकर मिलती हो तो उस इंसान के भाग्य में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसी तरह अगर किसी इंसान की हथेली पर गुरु और सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो तो उस इंसान में कौशल और निपुणता भरी रहती है। यानी कि ऐसे इंसान को लाइफ स्पैन के 30 वर्षों के अंदर ही कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है। सिर्फ नौकरी मिलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हस्तरेखाएं ये भी बता देती है कि नौकरी और बिजनेस में आपको तरक्की कब मिलेगी। समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक हाथों में कुछ खास रेखाएं ऐसी होती हैं जिनसे किस्मत चमक जाती है। यानी कि हथेली में बनी सनलाइन और गुरु पर्वत को देखकर पता लग जाता है कि तरक्की मिलेगी या नहीं। अब अगर इन दोनों लाइंस के बारे में बात करें तो सन लाइन रिंग फिंगर के नीचे एक खड़ी लाइन होती है, वही इंडेक्स फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे वाली हथेली का हिस्सा गुरु पर्वत होता है। दोस्तों, गुरु पर्वत पर लकी निशान होने से तरक्की के योग बनते हैं और सनलाइन की एक अच्छी नौकरी और बिजनेस में किस्मत का साथ मिलता है। तो आइए कुछ ऐसे साइंस और सिंबल्स पर नजर डालते हैं जिनके होने या ना होने से हमारी लाइफ पर असर पड़ता है।
हाथ में गुरु की फिंगर इंडेक्स पर अगर एक या एक से ज्यादा रेखाएं हों तो इंसान को हाई पोस्ट की प्राप्ति के योग होते हैं। ऐसे ही कोई रेखा लाइफलाइन से चंद्र पर्वत की ओर जाए तो इंसान को हाई पोस्ट की प्राप्ति होती है। तीसरा है कि गुरु पर्वत पर तारे या ट्रायंगल हो तो भी इंसान को हाई पोस्ट मिल जाती है। चौथा है कि हाथ में बड़ी सनलाइन समाज में इंसान को बड़ा पद दिलवाती है। पांचवा कि गुरु पर्वत पर ट्रायंगल हो और सनलाइन साफ हो और भाग्य रेखा की लंबाई ज्यादा हो तो ऐसे लोग कम उम्र में ही तरक्की करने लगते हैं। और एक जरूरी बात, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो अपना कारोबार शुरू करने से पहले हथेली की इन रेखाओं को जरूर देख लीजिए। जी हाँ, व्यापारी लोग अक्सर अपने मुनाफे और नुकसान को लेकर डाउटफुल रहते हैं, खासतौर पर जब बात किसी नए कारोबार को शुरू करने की हो तो ये टेंशन और भी बढ़ जाती है। लेकिन पामिस्ट्री में इसका बड़ा सीधा सा उपाय बताया गया है, यानी कि बिना किसी ज्योतिषी के पास जाए आप खुद ही अपने हाथ की रेखाओं को देखकर अपने बिजनेस का फ्यूचर जान सकते हैं। तो अगर आप भी किसी नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपनी हथेलियों पर बनी इन रेखाओं को जरूर देख लें। जैसे कि अगर शनि ग्रह कमजोर हो तो यह लकी सिग्नल नहीं होता है। साथ ही अगर शनि की उंगली भी ठीक ना हो और शुक्र उठा हुआ हो तो यह बिजनेस में घाटे का सिग्नल होता है। पामिस्ट्री के मुताबिक कभी भी अगर यह सिग्नल आपके हाथ में दिखे तो कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। वहीं अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो लॉस के लिए पहले से इंतजाम करके रखने चाहिए। दरअसल हार्ट लाइन अगर ब्रेन लाइन के ऊपर से जा रही हो तो पामिस्ट्री के मुताबिक यह बिजनेस के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा है तो नया कारोबार शुरू करने से बचें। इसका अर्थ होता है कि बिजनेस में धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ऐसी रेखा बिजनेस की डेवलपमेंट में भी बाधक होती है। यही वजह है कि हार्ट लाइन के ब्रेन लाइन पर जाने के सिग्नल को देखकर ही विद्वान लोग कोई भी नया कारोबार शुरू करते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आपके हाथ की भाग्य रेखा और जीवन रेखा खंडित यानी कि कटी पिटी हो तो यह लकी सिग्नल नहीं होता। भाग्य रेखा यानी फेट लाइन आपकी मिडिल फिंगर से शुरू होकर ब्रेसलेट तक जाती है। पामिस्ट्री की माने तो ऐसी रेखा होने पर कोई भी नया कारोबार शुरू करने से बचना चाहिए। ऐसी रेखाएं बिजनेस में आए दिन परेशानियां खड़ी करती रहती हैं, यानी कि आए दिन चाहे अनचाहे फाइनेंशियल लॉसेस होते रहते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटर्स लगातार आपको परेशान करते रहते हैं। तो अगर आपके हाथ में भी ऐसी रेखा है तो नया बिजनेस शुरू करने से बचिए। पामिस्ट्री इंसान के जीवन के बारे में जानने का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हर इंसान के अच्छे बुरे, रुपये पैसे, शादी ब्याह की स्थिति के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। हथेली की रेखाओं और पर्वतों को देखकर इस बारे में काफी कुछ बताया जा सकता है कि फ्यूचर में कौन सक्सेसफुल कारोबारी साबित होगा और किसके ऊपर धन की वर्षा होगी। तभी तो कहते हैं कि अगर हथेली देखकर करेंगे कारोबार तो बरसेगा पैसा, बढ़ेगा व्यापार। जी हां, रेखाएं तय करती हैं कि आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या नहीं। आइए एक सक्सेसफुल कारोबारी के हाथ को पढ़ते हैं। एक सक्सेसफुल कारोबारी बनने के लिए हथेली के सभी पर्वतों का अलग अलग रोल होता है और सबका स्ट्रांग होना जरूरी माना जाता है। जैसे कि बुध ग्रह बिजनेस का कारक होता है और यह बिजनेस में आपकी मेहनत के फल को दर्शाता है। ऐसे ही अगर एक बिजनेसमैन का सूर्य पर्वत उठा हुआ होगा तभी बिजनेस में उसकी गुडविल और रेपुटेशन स्थापित होगी। इसके साथ ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एक और पहचान होती है जो कि है एम्बिशन। एम्बिशन गुरु ग्रह के स्ट्रांग होने से हासिल होती है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी का होना भी बहुत जरूरी माना जाता है और डिसीजन लेने की एबिलिटी को डिटरमाइन करती है ब्रेन लाइन। बिजनेस में सक्सेस के लिए ब्रेन लाइन का गहरा और लालिमा लिया होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये अखंड हो और कहीं भी टूटी ना हो और साफ हो तो इंसान अच्छे डिसीजन लेने वाला एक सक्सेसफुल व्यापारी बनता है। हम सभी जानते हैं कि आज का वक्त स्टार्टअप्स और नए नए बिजनेस आइडियाज का है। आज कम उम्र के लोग भी कई तरह के बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं बनता और कई तो उनमें उम्मीद से बढ़कर सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपनी हथेली में बनने वाले कुछ लकी योगों की स्टडी किसी अच्छे हस्तरेखा विद्वान से जरूर करवा लीजिए, क्योंकि इससे आपको सही बिजनेस चुनने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष की तरह पामिस्ट्री में भी सैकड़ों योगों का वर्णन मिलता है। ये योग इंसान की हथेली में विवाह की रेखाओं, पर्वतों, चिन्हों के संयोग से बनते हैं। ऐसा ही एक बहुत लकी योग है बुध योग। बुध का संबंध बिजनेस से होता है, इसलिए बुध योग अगर किसी इंसान की हथेली में बना हुआ है तो वो अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और फिर वो इंसान करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा करके बिजनेस की दुनिया का किंग बन सकता है। तो दोस्तों, ये रही किंग बनने की बात, लेकिन क्या आपको पता है
कि भाग्य की रेखाएं आपके जीवन की उन घटनाओं की तरफ भी इशारा करती हैं जिन्हें आप टाइम रहते भांप सकते हैं। लेकिन कैसे, हम जानेंगे अगले एपिसोड में कुकू एफएम पर। सुने जो दिल चाहे। द लक ऑफ ट्रैवलिंग। दोस्तों, हम सबके जानने वाले कुछ लोग जो विदेश में नौकरी करने के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, हम उन्हें लकी कहते हैं और हमारा मन भी करता है विदेश जाने का। लेकिन क्या आपके हाथों में भी विदेश जाना लिखा है? हाँ दोस्तों, पामिस्ट्री में यात्रा रेखाओं के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। दरअसल हमारे हाथों की रेखाओं में ऐसे कई सिंबल्स होते हैं जो हमारी विदेश यात्रा का सिग्नल देते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ निशान जो हाथ में होने पर जीवन में विदेश यात्रा का इशारा करते हैं। जैसे कि अगर किसी की लाइफलाइन आखिर में 2 हिस्सों में बट जाए तो ऐसे लोगों को विदेश यात्रा करने का मौका अवश्य मिलता है। वहीं अगर गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में हो और इस पर एक रेखा हो तो ऐसे लोग अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसे कमाते हैं। यानी कि अगर बुध पर्वत लकी स्थिति में है तो इंसान बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा करते हैं, और अगर इस पर्वत पर 2-3 रेखाएं हो तो भी ऐसे लोग भी विदेश यात्रा करते हैं। इसी तरह अगर इंसान की फेट लाइन शनि पर्वत से चलकर लाइफ लाइन में जाकर मिल जाए तो ऐसे लोग भी विदेश में जाकर बस जाते हैं। वहीं इंसान के चंद्र पर्वत पर बड़ी रेखा समुद्री यात्रा को दिखाती है। इस तरह के लोग बिजनेस और नौकरी के लिए विदेश जाते हैं। अगर इंसान की फेट लाइन अच्छी हो और वो चंद्र पर्वत से निकलकर लाइफ लाइन में मिल जाए तो ऐसे लोग विदेश में जाकर बस जाते हैं। वहीं अगर आप थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड या किसी और देश घूमने जाना चाहते हैं तो हथेली और कुछ खास तिल देखकर मालूम हो सकता है कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं, क्योंकि हथेली के कुछ ऐसे योग बताए गए हैं जिनकी मदद से ये मालूम हो सकता है कि इंसान कभी विदेश यात्रा कर पाएगा या नहीं। चलिए जानते हैं कि विदेश यात्रा से जुड़े हथेली के कुछ खास योग कौन से हैं। लेकिन इससे पहले ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि लड़कों के दाएं हाथ और लड़कियों के बाएं हाथ मुख्य रूप से स्टडी किए जाने चाहिए। पामिस्ट्री के मुताबिक अगर कोई रेखा लाइफ लाइन से निकलकर फेट लाइन को काटते हुए हथेली के दूसरी ओर चंद्र पर्वत पर जाए तो विदेश यात्रा का मौका हासिल होता है। और ये रेखा जितनी साफ और गहरी होती है, विदेश में उतना ही ज्यादा वक्त रहने का मौका मिलता है। यानी कि अगर ये रेखा हल्की है तो आपको कम टाइम के लिए विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही अगर छोटी उंगली के नीचे से बुध पर्वत के पास से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत यानी रिंग फिंगर के नीचे तक आती है तो ऐसा इंसान भी जीवन में कई बार विदेश यात्रा करता है, लेकिन इन्हें जीवन में आसानी से सक्सेस नहीं मिलती। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कामयाबी का मकाम हासिल करते हैं। इसी तरह जब चंद्र पर्वत यानी हथेली के दूसरे हिस्से से कोई सीधी रेखा निकलकर शनि पर्वत यानी मिडिल फिंगर उंगली के नीचे पहुंचती है तो ऐसे इंसान की प्रोग्रेस जन्म स्थान से दूर होती है। और ये रेखा अगर शनि पर्वत पर कई हिस्सों में बट रही हो तो इन्हें जीवन में कभी भी धन की परेशानी नहीं होती। इन सब के अलावा चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल होना भी विदेश यात्रा का योग बनाता है। और रेखाओं के अलावा आप तिलों के बेसिस पर भी समझ सकते हैं कि विदेश यात्रा की इच्छा पूरी हो पाएगी कि नहीं। जैसे कि राइट आईब्रो के पास या राइट रिब के नीचे तिल हो तो इंसान बिजनेस में काफी डेवलपमेंट करता है और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसे अगर किसी इंसान के माथे पर तिल है तो इंसान को मान सम्मान मिलता है। माथे के दाहिनी ओर तिल हो तो इंसान को धन का अभाव नहीं रहता। और अगर तिल दोनों आईब्रोज के बीच है तो इंसान कई बार विदेश यात्रा करता है। अगर किसी इंसान के पैर के तलवे पर या अंगूठे पर तिल हो तो भी इंसान विदेश जाता है। इसी तरह अगर सीधी और साफ नाक पर तिल हो तो इंसान को देश विदेश में रेपुटेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों, विदेश जाना तो दूर की बात है, किसी किसी को तो पता ही नहीं होता कि उनकी रेखाओं या किस्मत में है क्या, और तो और उन्हें अपनी जन्म तारीख तक पता नहीं होती। यानी कि अगर इंसान को अपनी जन्म तारीख, वक्त और जगह पता ना हो तो हस्तरेखा के द्वारा जन्म की यह सब जानकारी हासिल करके जन्म कुंडली भी बना सकता है और फ्यूचर भी जान सकता है। पंडित दयानंद शास्त्री जी के अनुसार किसी भी जातक की हथेली में सामान्यतः मुख्य रूप से 3 रेखाएं दिखती हैं, और ये 3 रेखाएं जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन और हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन होती है। इन्हीं की मदद से जन्म का समय, दिन और तारीख हासिल किए जा सकते हैं। किसी भी जातक का हाथ या हथेली एक ऐसी जन्म कुंडली है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने निर्मित किया है, जो कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म कुंडली में त्रुटि भी नहीं पाई जाती। स्वयं ब्रह्मा ने इस जन्म कुंडली में रेखाएं बनाई हैं और ग्रह स्पष्ट किए हैं, और ये आजीवन सुरक्षित और साथ रहती है। चलिए अब समझते हैं कि अगर अपनी करंट एज की कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करें। हमारी हथेली में 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है। अंगूठे के नीचे शुक्र यानी वीनस पर्वत, फिर पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर की तरफ जाने पर अंगूठे और इंडेक्स के बीच की जगह को मंगल या मार्स पर्वत,
इंडेक्स के नीचे को गुरु या जुपिटर पर्वत, और बीच वाली उंगली जिसे मध्यमा या मिडिल फिंगर कहते हैं उसके नीचे शनि यानी सैटर्न पर्वत, और रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे सूर्य पर्वत। अनामिका के बाद सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा यानी पिंकी फिंगर कहते हैं। इसके नीचे बुध यानी मरकरी पर्वत को स्थान दिया गया है। तो एज डिसाइड करने में ये 5 पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उंगलियों की जड़ से जो लाइंस ऊपर जाती हैं, जो रेखाएं खड़ी होती हैं, वही इंसान की एज डिसाइड करती है। इसके लिए सबसे पहले आपको जुपिटर पर्वत से इंडेक्स फिंगर की जड़ से ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस जो कटी नहीं हो, और मिडिल फिंगर्स के नीचे से जो सैटर्न पर्वत कहलाता है उससे ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस की काउंटिंग करनी है। ध्यान रहे कि कोई भी रेखा कटी नहीं होनी चाहिए। सैटर्न पर्वत के नीचे वाली रेखाओं को 2.5 से और जुपिटर पर्वत के नीचे से निकलने वाली लाइंस को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, और फिर मार्स पर्वत के नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली लाइंस को ऐड कर लें। इनका टोटल ही आपकी अभी की एज होगी। अब समझते हैं कि अगर आपका जन्म का महीना और सन साइन पता करना हो तो वो कैसे करें। अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों के तीसरे पोर यानी फैलेंजेस और दूसरे फैलेंजेस में वर्टिकल लाइंस को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब जो नंबर आपके पास आया है उसे डिवाइड करिए 12 से। ये वो नंबर है जो आपके जन्म का महीना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और तरीका भी है। वो ये है कि इस प्रकार से अगर आपके पास नंबर आया है 1 तो आपके जन्म का महीना वैशाख और राशि एरीज यानी कि मेष है। अगर नंबर 2 आया है तो जन्म का महीना ज्येष्ठ और सन साइन टॉरस यानी कि वृष राशि है। इसी तरह 3 के लिए महीना आषाढ़ और साइन मिथुन यानी जेमिनाय है। 4 के लिए श्रावण महीना और कर्क यानी कैंसर सन साइन। 5 के लिए भाद्रपद महीना और लियो यानी सिंह राशि, और 6 के लिए अश्विन महीना और कन्या यानी वर्गो साइन है। 7 के लिए कार्तिक महीना और तुला यानी लिब्रा। 8 के लिए अगहन महीना वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन, और 9 के लिए पौष महीना और धनु यानी सेजिटेरियस सन साइन होता है। नंबर अगर 10 है तो माघ महीना और मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि। 11 आया तो फाल्गुन महीना कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, और अगर नंबर 12 है तो चैत्र महीना मीन राशि यानी पाइसेस। हाथ में राशि का क्लियर निशान भी होता है। आपको पता है कुदरत ने हर आदमी और जानवर को अपनी तरफ से खुद की पहचान करने का एक तरीका दिया है। ऐसा कह लीजिए कुछ रूल्स बनाए हैं। जिस तरह से जानवरों में अपने नेचर के अनुसार उम्र की पहचान की जाती है, उसी प्रकार आदमी के शरीर में राइट या लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के नीचे के पोर में सूर्य पर्वत पर राशि या आपके सन साइन का क्लियर निशान होता है। उस राशि के साइन के अकॉर्डिंग महीने का पता आप अभी अभी बताई गई कैलकुलेशन से कर सकते हैं। फिर महीना पता करने के बाद कुंडली बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ये जानने की कि आप पैदा कृष्ण पक्ष में हुए थे या शुक्ल पक्ष में, और साथ में जरूरत पड़ेगी ये जानने की कि उस वक्त दिन था या रात जब आपके शुभ चरण धरती पर पड़े थे। तो इसके लिए वैदिक रीति के अकॉर्डिंग एक महीना 15-15 दिन के 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। किसी भी हिंदू महीने की शुरुआत में कृष्ण पक्ष शुरू होता है और बीच से यानी 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। इंसान के जन्म पक्ष को जानने के लिए दोनों हाथों के अंगूठों के बीच अंगूठे को आधा करने वाली लाइन को देखिए। राइट हैंड के अंगूठे के बीच की रेखा को देखने पर अगर वो 2 रेखाएं एक जौ यानी ओट का निशान बनाती है तो जन्म शुक्ल पक्ष और जन्म का टाइम दिन का माना जाता है। इसी तरह अगर राइट हैंड में केवल एक ही लाइन हो और लेफ्ट हैंड में अगर जौ यानी ओट का निशान हो तो जन्म शुक्ल पक्ष का और टाइम रात का होता है। अगर राइट और लेफ्ट दोनों हाथों के अंगूठों में ही जौ का निशान हो तो जन्म कृष्ण पक्ष रात का मानना चाहिए। नॉर्मली राइट हैंड में जौ का निशान शुक्ल पक्ष और बाएं हाथ में जौ का निशान कृष्ण पक्ष का जन्म बताता है। तो महीना हो गया, दिन हो गया और पक्ष भी हो गया। अब अगर हमें यह जानना है कि कौन सी तारीख को आपका जन्म हुआ तो उसकी कैलकुलेशन भी जान लेते हैं। मिडिल फिंगर के दूसरे पोर में और तीसरे पोर में जितनी भी लंबी लाइंस हों उन सबको मिलाकर जोड़ लें और उस जोड़ में 32 और मिला लें। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लें और जो नंबर आपको मिला हो उसे 15 से डिवाइड करने पर जो नंबर आपको मिलता है वही जन्म तारीख होती है। दूसरा नियम यह है कि अंगूठे के नीचे वाले एरिया को वीनस एरिया कहते हैं। इस एरिया में खड़ी लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो रेखाएं आड़ी रेखाओं से कटी हुई हो उनको नहीं गिनना चाहिए। इन्हें 6 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड करने पर जो नंबर मिलता है वही तिथि बताती है। जैसे कि 0 का मतलब होगा कि जन्म पूर्णिमा यानी फुल मून वाले दिन हुआ है, और ऐसे ही 15 दिन के बाद नंबर को कृष्ण पक्ष की तिथि मानी जाती है। दोस्तों, जन्म का वार पता करने के लिए रिंग फिंगर के दूसरे और तीसरे पोर में जितनी लंबी रेखाएं हों उनको 527 से जोड़कर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड कर दिया जाता है और जो नंबर बचता है वो वार का नंबर होता है। 1 से रविवार, 2 से सोमवार,
3 से मंगलवार और 4 से बुधवार और इसी तरह शनिवार तक गिनते जाते हैं। जन्म के टाइम और लगन की कैलकुलेशन करने के लिए सूर्य पर्वत पर तथा रिंग फिंगर के पहले पोर पर, गुरु पर्वत पर तथा मिडिल फिंगर के पहले पोर पर जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें गिनकर उस नंबर में 811 जोड़कर 124 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 60 से डिवाइड कर दो। आपका आंसर ही आपके जन्म का घंटा यानी आवर और मिनट बता देगा। और टोटल अगर 24 से अधिक का है तो फिर 24 से फिर डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर किसी भी इंसान के जन्म की डिटेल्स जानकर उसकी जन्म पत्रिका बनाई जा सकती है। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पामिस्ट्री का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ पामिस्ट्री। दोस्तों, बड़ा मिला जुला सा इतिहास है हाथ की रेखाओं में फ्यूचर दिखाने वाले इस साइंस का। हस्तरेखा विज्ञान यानी पामिस्ट्री ग्रीस में 348 से 322 ईसा पूर्व के मध्य में अस्तित्व में आई। अरस्तु को 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच ग्रीस देवता हर्मीस से ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने सिकंदर महान को भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस महान शासक ने इस कला में गहरी रुचि दिखाई और अपने अधिकारियों के हाथों की रेखाओं का विश्लेषण किया। हिपोक्रेट्स ने अपने रोगियों के रोगों के निदान के लिए हस्तरेखा शास्त्र यानी पामिस्ट्री का इस्तेमाल किया। ये कला भारत, तिब्बत, चीन, फारस, मिस्र और ग्रीस से यूरोप के अन्य देशों में फैली। कई प्राचीन समुदायों जैसे सुमेर निवासी, तिब्बतियों, इब्रियों, कसदियों, मिस्र और फारसियों ने इस कला के लिए अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। कई बुद्धिजीवियों का तर्क है कि हस्तकला का जन्म या कहे शुरुआत भारत में हुई थी। महर्षि वाल्मीकि जो एक महान ऋषि हुए, उन्होंने पुरुष हस्तरेखा शास्त्र पर एक पुस्तक की रचना की जिसमें 567 पैराग्राफ शामिल थे। उनका यह ज्ञान भारत से होते हुए चीन, तिब्बत, मिस्र और फारस तक फैला। इसलिए हस्तकला में अरस्तु, सिकंदर, महान हिपोक्रेट्स और कीरो जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। कीरो ने हस्तरेखा शास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी और उन्हें हस्तकला के पिता के रूप में जाना जाता है। पहले के युग में इस विज्ञान का ट्रेंड चीन, तिब्बत, ईरान और मिस्र जैसे देशों में था। ईसा से 423 साल पहले यूनानी फिलोसोफर एनेक्सागारिस कीरोमेंसी का इस्तेमाल ही नहीं, इसकी शिक्षा भी देते थे। इन्हीं की तरह अरस्तु विलसाइड फिनिक्स ने जोहिस्पेनेस को इस विज्ञान पर एक किताब लिखकर दी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि यह ग्रंथ एक ऐसी स्टडी है जो क्यूरियस और वेल डेवलप्ड ब्रेन इंसानों के पढ़ने योग्य है। इन विद्वानों ने जब ह्यूमंस को स्टडी किया तो आदमी के चेहरे, उसकी नाक, कान, आंख आदि के नेचुरल स्टेट को थॉरोली पहचान लिया। इसी तरह मानव की हथेली में बनी ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन की जानकारी हासिल करके उनकी स्वाभाविक स्थिति को मान्यता प्रदान कर दी गई। इस विज्ञान की खोज और स्टडी में उन विद्वानों ने जो टाइम लगाया, उसी की वजह से वो हथेली की रेखाओं और चिन्हों को ये नाम दे पाए। जैसे कि जिस रेखा का दिमाग से संबंध था उसे ब्रेन लाइन नाम दिया गया। इसी तरह प्यार से जुड़ी रेखा को हार्ट रेखा और जीवन की अवधि से जुड़ी रेखा को लाइफ लाइन नाम दिया गया। लाइन साइंस की ट्रूथफुलनेस की बात करें तो किसी सब्जेक्ट पर हमें तभी विश्वास होता है जब उसे अंतरात्मा द्वारा देख या समझ लिया जाए। अगर कोई इंसान ये सोच बना ले कि हस्त विज्ञान सोचने वाला सब्जेक्ट नहीं है तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि अनेक जरूरी सच्चाइयां और वास्तविकताएं जिन्हें कभी ना के बराबर समझा जाता था, वो अब अनलिमिटेड शक्ति का साधन बन गई है। हस्त विज्ञान के स्टडी में और उसे विकसित करने में अनेक फिलोसोफर्स और वर्तमान काल के वैज्ञानिकों ने भी ध्यान दिया है। हाँ, जब हम इंसानों की एक्टिवनेस और उसके पूरे शरीर पर असर के बारे में विचार करते हैं तो ये डिफरेंट तरह के स्वभाव, संस्कार और नेचर और मानसिक स्थिति के इंसानों के हाथों में डिफरेंस होता है। दुनिया में ऐसी ढेर सारी चौंकाने वाली सच्चाइयां हैं जिन पर सेंचुरीज के क्रोनोलॉजी ने धूल जमा दी थी, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और अब इस विज्ञान की सच्चाई पर विश्वास होने लगा है। अब प्रूव हो गया कि हाथ की रेखाएं एक कभी ना खत्म होने वाली सच्चाई है जो इंसान के जीवन और उसके नेचर को साफ तौर से बयान करती है। आज फिजिकल एज में जो लोग इस विज्ञान की सच्चाई के असर को जानना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यह विज्ञान हमें सेंचुरीज पहले मिला है। ध्यान रहे कि हाथ में ग्रह स्थान का जरूरत से ज्यादा ऊंचा होना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अगर किसी हाथ में ग्रह स्थान दूसरे ग्रह स्थान के पास पड़ा हो तो उन दोनों के गुणों में साथ मिल जाने की वजह से मानव के मूड में भी बहुत सिंगुलैरिटी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी के हाथ में गुरु का स्थान शनि के स्थान की ओर झुका हुआ है, तब उसका फल यह होगा कि आप जनता पर शासन करने की अभिलाषा रखेंगे। इसी तरह गुरु के लक्षण गुरु में ही शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सबके हाथ की लकीरें अलग अलग तरह की होती हैं? लेकिन क्यों और कैसे?
ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। शेप ऑफ हैंड मैटर्स। हस्तरेखाएं पढ़ने के अलग अलग तरीकों के बेसिस पर पामिस्ट हाथ के और भी कई गुणों को देख सकते हैं, जिसमें हथेली और उंगलियों के आकार, स्किन और नाखूनों का रंग और बनावट, और हाथों के कई अन्य गुण और रेखाएं भी शामिल हैं। दरअसल पामिस्ट्री के मोस्टली संस्थानों में हाथ के शेप को 4 से 11 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, और कभी कभी शास्त्रीय एलिमेंट्स या उनके नेचर के हिसाब से भी। माना जाता है कि हाथ का शेप कुछ साइंस के बेसिस पर चरित्र लक्षणों की तरफ इशारा करता है। यानी एक अग्नि हाथ हाई एनर्जी, क्रिएटिविटी, कम गुस्सा और एम्बिशन दिखाएगा। हालांकि इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पृथ्वी हाथ की पहचान आमतौर पर चौड़ी वर्गाकार हथेलियों और उंगलियों या मोटी या खुरदुरी त्वचा, लाल रंग के तौर पर होती है। कलाई से हथेली की उंगलियों के आखिरी हिस्से तक की हथेली की लंबाई आमतौर पर हथेली के सबसे चौड़े हिस्से की चौड़ाई से कम होती है और आमतौर पर उंगलियों की लंबाई के बराबर होती है। अग्नि हाथ एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हथेली, लाल या गुलाबी स्किन और छोटी उंगलियों की स्पेशलिटी है। हाथ के शेप के एनालिसिस में रेखाओं की संख्या और क्वालिटी को भी शामिल किया जा सकता है। पामिस्ट्री की कुछ परंपराओं में पृथ्वी और जल के हाथों में कम गहरी रेखाएं होती है, जबकि वायु और अग्नि के हाथों में कम साफ परिभाषा के साथ ज्यादा रेखाएं दिखाने की पॉसिबिलिटी होती है। भले ही हमें अपने हाथ देखने में एक जैसे दिखते हों, लेकिन पामिस्ट के मुताबिक हर किसी का हाथ अलग तरह का होता है, और हाथ की बनावट को देखने के बाद ज्योतिषी हाथों को कई तरह के नाम भी देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके हाथ कितने तरह के होते हैं और उनकी बनावट के हिसाब से इंसान के मूड के बारे में कौन कौन सी जानकारी हासिल की जा सकती है। पॉपुलर पामिस्ट कीरो ने अपने स्टडी के बेसिस पर हथेली की बनावट को मेजरली 5 टाइप्स में बांटा है, जिसमें सबसे पहला हाथ है मूल हाथ। हथेलियों की बनावट के बेसिस पर मूल हाथ को टॉप पर रखा गया है। इसे हाथों का सबसे इनिशियल टाइप भी माना जा सकता है। इस तरह के हाथ खुरदुरे, भारी और मोटे होते हैं। पीछे से देखने में इस तरह की हथेलियां बेडौल दिखाई पड़ती हैं और उंगलियां भी असमान होती हैं, यानी कि कोई ज्यादा मोटी तो कोई पतली। इस तरह के हाथ वाले इंसान बेअदब माने जाते हैं। ये हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं और इनकी नेचर दूसरों की नकल करने की होती है। फैमिली, समाज, संस्कृति से ये निराश होते हैं और अपने अपने में ही खोए रहते हैं। इसके बाद आता है वर्गाकार हाथ। इस तरह की हथेली वर्गाकार होती है, यानी कि इन हाथों को पीछे से देखने पर आसानी से इनका शेप बताया जा सकता है। इस तरह की हथेली भी कुछ मायनों में अनफॉर्म्ड होती है, लेकिन इनमें फर्क यह होता है कि इनकी उंगलियां लचकदार और चिकनी होती है और स्किन भी साफ सुथरी होती है। तो जिन लोगों की हथेलियां वर्गाकार होती हैं, उनमें बौद्धिक एबिलिटीज होती हैं, वो फैमिली और समाज में लोकप्रिय होते हैं। तभी तो ऐसी हथेली वाले ज्यादातर इंसान फिलोसोफर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट और राइटर्स होते हैं। इस तरह के इंसानों के पास धन कम जरूर होता है, लेकिन इनके लिए धन से बढ़कर अपना सम्मान और रेपुटेशन होती है, और ये अपने काम की वजह से सम्मान हासिल करते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है दार्शनिक हाथ। ऐसा हाथ फूला हुआ और कसावट लिए हुए जोड़ों से युक्त होता है। इस तरह का हाथ ना तो ज्यादा हार्ड होता है और ना ही नरम। यह हाथ लचीला होता है और उंगलियां जनरली लंबाई और मोटाई की होती हैं। अगर ऐसा हाथ स्त्रियों का है तो उसमें चमक और लालिमा होती है। ये आमतौर पर योग्य, विद्वान और उच्च बौद्धिक एबिलिटी वाले लोग होते हैं। समाज के किसी न किसी शाखा का ये नेतृत्व करते हैं। अपने आदर्शों पर चलने वाले और उत्साही होते हैं। लगातार नई नई बातें सीखने की तरफ लगाव होता है। इस तरह के हाथ वाले इंसान ख्यालों में खोए रहते हैं। इन्हें अकेलापन पसंद होता है, लेकिन फैमिली से प्यार होता है। इन्हें धन की कमी नहीं रहती। अगला टाइप है मिश्रित हाथ। जो हाथ ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें मिश्रित श्रेणी में रखा जाता है। इस तरह के हाथ में एक से ज्यादा हाथों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित हाथ कहते हैं। अलग तरह के हाथों का मिश्रण होने से इनमें सभी के कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं। ऐसे इंसान ज्यादा से ज्यादा उत्साही होते हैं, लेकिन किसी काम को लेकर जितना उत्साह दिखाते हैं, उतनी ही तेजी से आलस्य भी इनके मन में आ जाता है। ये कभी भी किसी एक काम को पूरा नहीं कर पाते। एक को अधूरा छोड़कर दूसरा करने लगते हैं, और अनस्टेबल नेचर के होने की वजह से फैमिली में भी इन्हें ज्यादा महत्व नहीं मिलता। ये जीवन साथी और संतानों की जिम्मेदारी लेने से भागते रहते हैं। चलिए, कीरो पामिस्ट्री किताब में लिखी हुई कुछ खास बातें जानते हैं, जिनमें फिलोसोफर्स के हाथ के बारे में बताया गया है। दरअसल दार्शनिक हाथ के बारे में किताब में कहा गया है कि ये लोग IAS अधिकारी, विचारक, फिलोसोफर और वैज्ञानिक होते हैं।
दार्शनिक हाथ के लोगों का हाथ लंबा और नुकीला होता है। उंगलियों की गांठें उठी हुई और नुकीली होती हैं। नाखून लंबे होते हैं और हाथ फूला हुआ होता है। हाथ की आकृति सुडौल नहीं होती, हाथों में लचक ज्यादा होती है। ऐसा हाथ देखने में भी अलग सा मालूम होता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन कभी खराब नहीं होता। ऐसे लोग जीवन में जो भी गोल डिसाइड करते हैं उस ऊंचाई तक पहुंचने में भी सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे इंसान जीवन में धन की अपेक्षा सम्मान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग आदर्श और विश्वासों के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। इन लोगों की सोच स्वतंत्र होती है और ऐसे लोगों को सोच समझकर फैसला लेने वाला माना जाता है। क्या आपको पता है, हाथों की लकीरों में आर्टिस्ट बनने का फ्यूचर साफ साफ दिखाई देता है। आपको जानना है कैसे? तो मिलिए हमसे अगले एपिसोड में कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन लाइन। क्या आप जानते हैं कि अगर हाथ में है कुछ अच्छी रेखाएं तो आपको गायक और एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता? जी हां, पामिस्ट्री जीवन और आपके करियर से जुड़े कई राज खोल देता है। हस्तरेखा को एक तरह से जीवन की किताब भी कह सकते हैं। ये हमारे जीवन के उन अनजान पहलुओं के बारे में जानकारी देती है जो फ्यूचर के गर्भ में छुपे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूचर के बारे में जानकारी होने के बाद अनलकी अवसरों को कम करने या उनको लकी अवसरों में बदलने का एफर्ट किया जा सकता है। आज हम हस्तरेखा के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिनके संबंध में कहा जा सकता है कि अगर वो रेखाएं हाथ में मौजूद हैं तो इंसान बड़ा म्यूजिशियन और एक्टर बन सकता है। पामिस्ट्री में वैसे तो सभी रेखाएं जरूरी होती है, लेकिन ब्रेन लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। कई बार इंसान के हाथ में फेट लाइन कमजोर दिखती है, लेकिन ब्रेन लाइन के साफ और ग्रह की सही दिशा होने पर सकारात्मक असर देखने को मिलते हैं। ब्रेन लाइन में इंसान के स्वभाव, विचार, बुद्धि और राइटर एक्टर बनने के चिन्ह होते हैं। रेखाओं के बारे में कहते हैं कि अगर ब्रेन लाइन शनि पर्वत की ओर झुकी हुई है तो इंसान संगीत की फील्ड में रुचि रखता है। ऐसे लोग संगीतज्ञ तक बनते हैं। ऐसे इंसान फिलोसोफर और चिंतनशील भी होते हैं। अगर ब्रेन लाइन गुरु पर्वत की ओर झुकी हुई है तो इंसान बड़ा कलाकार, एक्टर या फिर नेता बनता है। जीवन में उसे नेम और फेम हासिल होता है। वहीं अगर ब्रेन लाइन सीधी और साफ है तो ऐसे व्यक्तियों में सोचने समझने की एबिलिटी काफी बेहतर होती है। ऐसे लोग लिटरेचर के शौकीन और बड़े राइटर या ऑथर बनते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर। दोस्तों, हथेली देख के कैसे पता चलेगा कि कौन क्या बनेगा? अपने करियर को लेकर हर कोई चिंतित होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी चिंतित होंगे। लेकिन चिंता से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप अपनी हथेली की बनावट और कुछ रेखाओं को ठीक से देखें तो ये जान सकते हैं कि आपके लिए किस फील्ड में करियर बनाना आसान और फायदेमंद रहेगा। हस्तरेखा समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिस इंसान की हथेली में गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, सनलाइन और फेट लाइन सीधी और साफ होती है, वो सरकारी फील्ड में बड़े पद पर होते हैं। ऐसे इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं और इन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। इसके लिए आप 1 नंबर पर गुरु पर्वत, 2 नंबर पर फेट लाइन, 3 नंबर पर सनलाइन देख सकते हैं। उंगली पर्वत उभरा हुआ है जिस पर 3 खड़ी रेखाएं हैं। साथ ही सूर्य पर्वत गहरी पतली हो, शुक्र और चंद्र पर्वत पर कोई अनलकी चिन्ह ना हो, साथ ही हार्ट और ब्रेन लाइन साफ हो, तब इंसान मेडिकल फील्ड में सक्सेसफुल होता है। नंबर 1 पर बुध, 2 पर सनलाइन और पर्वत, 3 पर ब्रेन लाइन, 4 पर हृदय रेखा, 5 पर शुक्र पर्वत और 6 पर चंद्र पर्वत देखिए। बाएं हाथ की इंडेक्स और छोटी उंगली के कंपैरेटिवली दाएं हाथ की इंडेक्स और छोटी उंगली लंबी और मोटी है। साथ ही सूर्य पर्वत और मंगल पर्वत उभरा हुआ है, तो ये भी ऊंचे पद वाला इंसान बनने के सिग्नल हैं। अब नंबर 1 पर छोटी उंगली, 2 नंबर पर इंडेक्स फिंगर, 3 नंबर पर सूर्य पर्वत देख सकते हैं। जो लोग एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें देखना चाहिए कि उनकी हथेली में ब्रेन लाइन बुध क्षेत्र पर खत्म होती हो, शुक्र पर्वत पर ट्रायंगल और चंद्र पर्वत ऊंचा हो। अगर ऐसा है तो आप एक्टिंग फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 1 नंबर चंद्र पर्वत और 2 नंबर पर ब्रेन लाइन है। चंद्र पर्वत के ठीक सामने शुक्र पर्वत होता है। चलिए अब जानते हैं उन रेखाओं के बारे में जो शास्त्र के मुताबिक हाथ में हो तो बनता है मंत्री, विधायक और फिलोसोफर बनने के योग। पामिस्ट्री के मुताबिक इंसान के हाथ पर बनी रेखाएं फ्यूचर का आईना मानी जाती है। हाथ की बनावट, उंगलियों का शेप और सिंबल इंसान के फ्यूचर और वर्तमान के बारे में काफी कुछ बताते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। पामिस्ट्री के मुताबिक हाथ में ब्रेन लाइन एक जरूरी रेखा है जो हमारे भाग्य के बारे में बताती है। यह रेखा इंसान के नेचर, उसके माइंडसेट, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के बारे में भी बताती है। हाथ देखकर इंसान की रुचि किस में है
और वो किस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाएगा, ये सारी बातें भी जानी जा सकती है। ज्योतिष के मुताबिक आज हम आपको ऐसी कुछ पहचान बताने जा रहे हैं जिससे यह बताया जा सकता है कि इंसान किस फील्ड में अपना फ्यूचर संवारेगा। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सिंबल और रेखाएं हैं जो इंसान को राजनीतिज्ञ, फिलोसोफर और अभिनेता बनाते हैं। पामिस्ट्री के मुताबिक जिन लोगों की हथेली में बृहस्पति पर्वत छोटा होता है और बुध पर्वत भी दबा होता है, ऐसे लोगों का राजनीति में छोटा कद होता है, जबकि राजनीति में रुचि रखने वालों की हथेली सफेद और हाथ लंबे लंबे होते हैं। अगर किसी इंसान के हाथ में ब्रेन लाइन गुरु पर्वत की ओर झुकी हुई हो तो वो इंसान अच्छा कलाकार, अभिनेता या नेता होता है। वहीं जिस इंसान के हाथ की हथेली के मिडिल में घोड़ा बना हो या फिर पिलर जैसा निशान हो तो ऐसे इंसान को जीवन में राज सुख मिलता है, साथ ही वो धनवान भी होता है। पामिस्ट्री के मुताबिक अगर ब्रेन लाइन शनि पर्वत की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे इंसान फिलोसोफर और थॉटफुल होते हैं। ऐसे लोगों के हाथ पतले और हल्के सांवले रंग के होते हैं, साथ ही उंगलियों में गांठें साफ रूप से दिखाई पड़ती हैं। माना जाता है कि जो लोग फिलोसॉफिक नेचर के होते हैं उनमें कोई मोहमाया नहीं होती। ऐसे लोग कंजर्वेटिव माइंडसेट से काफी ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसे लोगों को धर्म और संगीत कला में दिलचस्पी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हथेली की वो रेखा जो बनने नहीं देती आपको धनवान, कौन सी है? जी हां, बिल्कुल सही समझे। आपकी हथेली में लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है? हथेली में ध्यान से देखने पर रेखाओं के मिडिल में अगर पहाड़, हल या फिर तलवार का चिन्ह दिखाई दे तो उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, यानी कि उस इंसान के पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती। चलिए अब दोस्तों, उंगलियों की लंबाई से जानते हैं अपनी किस्मत का हाल। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिस पुरुष के अंगूठे के मिडिल में वाय का चिन्ह हो उन्हें बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे इंसान अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जीते हैं। पर्वत ऊंचा है, साथ ही भाग्य और बुध रेखा साफ और सीधी है तो ये राजयोग का सिग्नल है। ऐसा इंसान अपनी फील्ड में हमेशा सक्सेसफुल होता है। वो मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकता है। साथ ही सबसे कनिष्ठ यानी सबसे छोटी उंगली लंबी हो तो यह सिग्नल है कि इंसान राजयोग लेकर पैदा हुआ है और सरकारी फील्ड में हाई पोस्ट और लाभ हासिल कर सकता है। ओशियोनोग्राफी के मुताबिक अगर इंसान के रिंग फिंगर यानी कि छोटी उंगली के पास वाली उंगली के पास से चलती हुई रेखा अगर ब्रेन लाइन से मिली हुई है और ब्रेन लाइन से झुककर गुरु पर्वत पर आ रही है तो उसके हाथ में राजयोग होता है। ऐसा इंसान हर तरह का सुख भोगता है और वो राजनीति में काफी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन दोस्तों, हाथों और उंगलियों की आकृतियों में भी फर्क होता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे पामिस्ट्री के अगले एपिसोड में। कुकू एफएम पर सुने जो दिल चाहे। थंब एंड फिंगर्स। पामिस्ट्री में रेखाओं के अलावा हाथ के अंगूठे को पढ़ने की भी स्किल्स मौजूद हैं। दरअसल अंगूठे के आकार, उसके मुड़ने के अंदाज और उस पर मौजूद कुछ रेखाओं को ध्यान में रखते हुए इस बात को तय किया जाता है कि किसी स्पेसिफिक इंसान का अंगूठा उसके बारे में क्या कहता है। अंगूठे के दो भाग हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपको पता होगा कि हमारे हाथ की चारों उंगलियों को नेचुरली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, लेकिन अंगूठे के 2 ही पार्ट्स हैं। अंगूठे के ऊपरी पार्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि इंसान अपनी लाइफ को या किसी भी काम को लेकर कितना सीरियस रहता है, और अंगूठे का निचला हिस्सा उसके दिमाग की तेजी को बयान करता है। अब आता है अंगूठे के नीचे का भाग। कहते हैं कि अगर अंगूठे के नीचे का भाग ऊपरी भाग से छोटा हो तो वो इंसान कभी भी लाइफ में कोई फैसला लेने से पहले अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर ये पार्ट बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक सबसे बेस्ट अंगूठे के बारे में बताया गया है। जानना चाहेंगे आप? एक बेस्ट अंगूठा काफी लंबा होना चाहिए, इतना लंबा ताकि वो हमारे हाथ की पहली उंगली के ऊपरी जॉइंट तक पहुंच जाए। साथ ही ऐसा अंगूठा ना अधिक लचीला होना चाहिए और ना ही कठोर होना चाहिए। देखने में भी यह अंगूठा एकदम सही आकार का हो, तभी इसे बेस्ट माना जाएगा। और जिसके भी हाथ का अंगूठा ठीक ऐसा हो वो इंसान बेहद इंटेलिजेंट, लॉजिकल और हर तरह से ताकतवर होता है। इसके बाद आता है राइट एंगल का अंगूठा। वैसे अंगूठे के आकार के अलावा यह अंगूठा जनरली किस डायरेक्शन की ओर मुड़ता है, इसके बेस पर भी इंसान की पर्सनैलिटी की पहचान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट एंगल का अंगूठा या नुकीली दिशा में मुड़ा हुआ अंगूठा। पॉजिटिव सोच। अगर किसी का अंगूठा हाथ की हथेली के साथ राइट एंगल बना रहा हो, यानी कि अंगूठे का आकार बिल्कुल सीधा हो, तो ऐसे लोग किसी के लिए भी जस्टिस करने को तैयार रहते हैं। वो दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं और हर समय मदद करने को एक्साइटेड रहते हैं।
साथ ही नेचर की बात करें तो ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ सामने आते हैं। अगर किसी के हाथ का अंगूठा अपनी हथेली के साथ कोण बना रहा हो तो ऐसे लोग दिल के बहुत बड़े होते हैं। हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहना, एम्पैथेटिक नेचर और उमड़कर प्यार बरसाना इनकी आदतों का हिस्सा होता है। लेकिन अगर किसी का अंगूठा किसी के हाथ की हथेली के साथ बिना नोक वाला कोण बना रहा हो, जिसे हम अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं। अपने फायदे के लिए किसी को परेशान करना इन्हें पसंद नहीं होता और ऐसे लोग अच्छे कलाकार भी होते हैं। चलिए अब आपको अंगूठे की हाइट में छुपी इंसान की पर्सनैलिटी के राज बताते हैं। शुरुआत करते हैं लंबे अंगूठे से। जिसके हाथ का अंगूठा नॉर्मल से काफी लंबा होता है, वो पहली उंगली से अधिक छोटा ना हो, तो ऐसे लोग सोसाइटी को लीड करने वाले होते हैं। सब इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से इन्हें फॉलो करते हैं। जिनका अंगूठा काफी छोटा होता है वो लोग अच्छे पार्टनर साबित नहीं होते। प्यार में इन्हें हार ही मिलती है। लाइफ से जुड़े डिसीजंस लेने में भी ऐसे लोग इनकेपेबल होते हैं। जब भी जरूरत पड़े तो ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, केवल इमोशंस के बोझ के नीचे दबकर जिंदगी काटते हैं ऐसे लोग। लेकिन अंगूठे के एंगल और लंबाई के अलावा उसके एक अलग शेप के आधार पर भी पर्सनैलिटी को जाना जा सकता है। शायद आपने कभी गौर किया हो तो किसी का अंगूठा ऊपर से चौड़ा होता है तो किसी का काफी पतला, किसी का चौकोर शेप का होता है तो किसी का गोलाकार। ऊपर से मोटे शेप वाले अंगूठे वाले लोग अपने फैसलों को लेकर काफी कठोर होते हैं। जीवन के किसी भी पड़ाव पर इन्होंने जो फैसला कर लिया उसे ये निभाकर ही रहते हैं, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। चौकोर शेप के अंगूठे वाले लोग काफी खर्चीले माने जाते हैं। पैसा इनके हाथ में आकर रुकता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इन्हें पैसे की कदर नहीं होती, बस अपनी जरूरतों के हिसाब से ये आया हुआ पैसा रोक नहीं पाते। इसके बाद उस अंगूठे की बात करते हैं जो आसानी से काफी मुड़ जाता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हर किसी का अंगूठा ज्यादा मुड़ता नहीं है। किसी का अंगूठा तो इतना कठोर होता है कि वो हल्का सा भी पीछे की ओर नहीं झुकता। लेकिन जिनका अंगूठा काफी मुड़ जाता है, ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में खुद को ढालने वाले होते हैं। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में अपनी सही जगह चुन लेते हैं। लेकिन जिनका अंगूठा हल्का सा भी नहीं मुड़ सकता, ऐसे लोग अपने आसपास हो रहे चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इनकी ये चिड़चिड़ाहट आसानी से इनके नेचर का हिस्सा बन जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए अब आपको ऐसे दो अंगूठों के बारे में बताते हैं जो काफी दिलचस्प और हटकर हैं। दरअसल जिनके हाथ का अंगूठा लंबा और मोड़ने पर थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाए, ऐसे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्रिमिनल का अंगूठा काफी कठोर होता है। अंगूठे की तरह ही उंगलियों में भी बहुत से वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। उंगलियां शेप में लंबी, छोटी, मोटी, पतली हो सकती हैं और इसके साथ ही इनमें तरह तरह के सिंबल्स भी दिखते हैं। उंगलियों के कई तरह के सिम्टम्स से इंसान के फ्यूचर की बहुत सी बातों को समझने में हेल्प मिलती है। जैसे कि उंगली का मोटा होना इंसान को दिमागी रूप से गुस्सैल बना सकता है, वो वहमी हो सकता है और दिमाग से कुछ कम भी हो सकता है। हाँ, वो कामकाजी जरूर होगा लेकिन जल्दबाज भी होगा। इसी तरह छोटी उंगली वाले इंसान लाभ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में पहले सोचते हैं। वो सोच समझकर खर्च करने वाले समझदार लोग होते हैं और फ्यूचर के लिए ज्यादा थॉटफुल होते हैं। पतली उंगली वाला इंसान इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल काम करने वाला होता है। वो अपने साथ साथ दूसरों के डेवलपमेंट को लेकर भी अवेयर होता है। ऐसे ही लंबी उंगली वाले इंसान शांत मूड के होते हैं और दिल के नर्म होते हैं। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस तरह के इंसान मौज मस्ती की लाइफ जीने वाले और बहुत लिबरल होते हैं। तो इसी तरह बहुत सी और छोटी बड़ी जरूरी बातें जिनके चलते हथेली और उंगलियों की डिटेल स्टडी करके हम किसी इंसान के बारे में जरूरी बातें जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये हथेलियों की रेखाएं प्रीमेच्योर डेथ की पॉइंटर्स भी होती हैं? जी हां, सही सुना आपने। आपकी हथेली में कुछ निशान तो लकी होते हैं, लेकिन कुछ निशान ऐसे भी होते हैं जो अनलकी फल देते हैं। इनमें क्रॉस का निशान बहुत ही अनलकी माना जाता है। हालांकि हथेली में कुछ स्थानों पर यह लकी फल भी देता है, लेकिन ज्यादातर इसका असर अनलकी ही होता है। सीधे तौर पर समझे तो आपकी हथेली में लाइफलाइन पर क्रॉस का चिन्ह होना यह दिखाता है कि इंसान के हेल्थ में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और लाइफलाइन के जिस स्थान पर क्रॉस है, एज के उस भाग में उसे मौत के जैसे ही कष्ट भोगने होंगे। हस्तरेखा में चंद्र पर्वत पर क्रॉस चिन्ह होने पर इंसान को नदी, तालाब, समुद्र के आसपास केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान की पानी में डूबने की फुल पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे ही हस्तरेखा शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होना बहुत ही अनलकी माना जाता है। इन्हें अक्सर चोट लगती रहती है और इनकी प्रीमेच्योर डेथ की आशंका भी बनी रहती है। इसी तरह हस्तरेखा में मंगल पर्वत पर क्रॉस का निशान होना इस बात का इंडिकेशन है
कि इंसान को किसी कारण जेल जाना पड़ सकता है। यह भी अकाल मौत का सूचक है। इसके चलते इंसान के सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। जिंदगी कभी मुश्किल है तो कभी थोड़ी आसान। इंसान अपनी कोशिशों से उसे हमेशा अपने फेवर में लाने की कोशिश करता रहता है। तो हाथ की लकीरों में छुपी जिंदगी की बातें समझना अब शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि लाइफ का असली मजा तो मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करने में है। हाथों की लकीरें सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, मंजिल तो आपकी कोशिश ही आपको दिलवाएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिले जो आप पाना चाहते हैं। और कैसी लगी आपको कुकू एफएम की ये ऑडियो बुक, हमें अपने कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।